तो इस वीडियो में हम A4 के एग्ज़ाम के लिए सेट टॉपिक को करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेट होता है क्या है, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट कहते हैं। अब सेट में ज़रूरी ना हो कि कोई ऑब्जेक्ट हो, जीरो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर सेट ऑफ बुक्स कोमा सेट ऑफ नंबर। सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है, बुक्स का सेट कोमा नंबर का सेट या किसी भी चीज़ का। तो इसके अंदर क्वेश्चन के लिए हमें पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर्स, जिन्हें कि हम n से डिनोट करते हैं। इसमें हम जीरो और इंक्लूड कर दें तो ये पूरा सेट बन जाता है होल नंबर्स का सेट, होल नंबर। अब इसे हम पीछे की तरफ भी ले जाए -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक, तो फिर बाद में ये बन जाता है इंटीजर्स। ये जो पूरा सेट है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये होते हैं इंटीजर। फिर बाद में इसमें हम ये भी ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल 1.55 1.63, जिससे कि हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, यानी कि वो हो जाएंगे रेशनल नंबर। ये पूरे मिला के रेशनल नंबर, यानी कि हम उन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हम 1.5 को लिख सकते हैं 3/2 करके, इस तरीके से। फिर बाद में कुछ नंबर्स होते हैं √3, जो कि ना ऐसे √3 जैसे हो गया 1.70 √3 हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो फिर बाद में रेशनल नंबर्स के अलावा इरेशनल नंबर होते हैं। ये जो बड़ा वाला सेट था जिसमें ये डेसिमल वाले भी इंक्लूडेड थे, वो सभी है रेशनल। फिर बाद में रेशनल से अलग में एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स इन रेशनल वाले सेट में नहीं इंक्लूड, इसमें आते हैं √3 इस टाइप के नंबर। और फिर बाद में आता है रियल नंबर। रेशनल प्लस इरेशनल मिला के बनते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास में आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अलावा होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में किसी क्वेश्चन में दे रखा है x² + 1 = 0, तो यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू आएगी x √(-1). तो फिर बाद में √(-1) ये वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे टाइप के नंबर्स को हम इमेजिनरी लिख कर सकते। इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स से भी बड़े होते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a+b/। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू को 0 कर देंगे, b = 0, तो फिर बाद में ये एक रियल नंबर आ जाएगा। तो फिर बाद में हमारे पास में बन गया ये। इनसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन्हें भी याद कर लेना होता है। फिर बाद में आगे आता है, हम वापस रिटर्न करते हैं हमारे सेट के टॉपिक में। हम डेफिनेशन समझ लेते हैं जिनके थ्रू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली जो फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर ब्रैकेट में टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, इसके अंदर हम सेट को बेसिकली टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। A = 3, 5, 8, 9, इस टाइप से, यानी कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं और उसके एलिमेंट के लिए स्मॉल लेटर्स। अब यह हो गया रोस्टर टेबुलर फॉर्म। अगला होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, अब इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है बिल्डर, यानी कि हम खुद से बिल्ड करेंगे। तो इसके अंदर हम सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं A = x, और x नेचुरल नंबर्स में आता है एंड x <<
और इक्वल टू 20, इस टाइप का। इस टाइप से हम करते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि हम सेट के एलिमेंट को खुद डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसे टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपको कोई सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू एक्स, और एक्स आता है इंटीजर्स में, एंड एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स किससे बड़ा है, -1 से बड़ा है, और लेस देन 3। तो फिर बाद में हमें ए सेट का ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म लिखनी है क्वेश्चन आंसर में। तो फिर बाद में ए हो जाएगा ए इज इक्वल टू -1 से बड़ा है, यानी कि आ जाएगा 0, इक्वल टू वाला साइन है इसलिए -1 इंक्लूड नहीं होगा, 0,1,2। 3 के में भी लेस देन वाला साइन है इसलिए 3 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो 0,1,2। तो ये हमारे पास में सेट है आ गया। अब अगला आता है कि सेट कितने टाइप के होते हैं। तो फिर बाद में अब सेट के भी कई टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है नल सेट। जैसे कि हमने कहा था कि सेट में कोई भी एक एलिमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है हर बार। वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट, वो नल सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में दे दिया ए इज इक्वल टू एक्स है, एक्स नेचुरल नंबर में आता है, और एक्स इज लेस देन -3। तो फिर बाद में अब x -3 से कम कर देंगे, तो फिर बाद में -3 के बाद में तो इंटीजर ही आते। नेचुरल नंबर तो 1 से इन्फिनिटी तक होते, लेकिन -3 से साइड में जाएंगे तो इंटीजर से आएंगे। यानी कि ये ए जो है ये एक नल सेट हो गया, नल सेट, यानी कि इस सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होएगा। फिर बाद में आता है, अगला आता है हमारे पास में सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो, सिंगलेटन सेट, यानी कि सिर्फ वन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है ए इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 2 + 5। तो फिर बाद में ये हमारे पास में सिंगलेटन सेट हो गया कि इसमें x की एक ही वैल्यू है जो कि है 7, यानी कि a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7। ये हो गया सिंगलेटन सेट। फिर बाद में सेट के और भी टाइप होते हैं। फाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल गया, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, यानी कि काउंटेबल हो। ये n नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन वो काउंटेबल हो। और इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट हो गया। ये दोनों सेट फाइनाइट है, ये वाला भी फाइनाइट है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, सेट ऑफ होल नंबर इनफाइनाइट, सेट ऑफ इंटीजर्स इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट हो गए। फिर बाद में आता है इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर ए जो सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बी के बराबर है तो ए और बी इक्विवेलेंट सेट होंगे, और ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी बी के बराबर है और दोनों में जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है, तो ये इक्वल सेट होंगे। फॉर एग्जांपल ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, बी में एलिमेंट है बी इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, 4, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। इसमें मान लीजिए ए है 1, 2, 3, 4, और बी है बी इज इक्वल टू 4, 2, 1, 3। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे पहले लिखे या किससे बाद में। हमें बेसिकली बस ये देखना है कि इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी होने चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, तो फिर बाद में वो एक इक्वल सेट हो जाएगा। फिर बाद में आता है सब सेट।
अब सबसेट का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी एक सेट का टुकड़ा ले लें, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6,7 है, इसका हमने टुकड़ा ले लिया 1,2, बी इज इक्वल टू, तो फिर बाद में बी ए का सबसेट हुआ। ऐसे ये 1,2,3,4 भी इसका सबसेट होएगा ए का, यानी कि हम ए में से तोड़ के उस सेट को निकाल सके तो फिर बाद में वो उसका सबसेट होएगा। अब b इज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6,7, तो तब भी b a का सबसेट है। सबसेट की कंडीशन क्या होती है, b इज लेस देन और इक्वल टू a। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू नहीं है, वैसे ये एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, यानी कि जो b के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ए से कम ही हो एलिमेंट। ये ए और बी इक्वल सेट भी हो सकते हैं, तब भी ए का सबसेट होएगा और ए बी का, यानी कि हर सेट अपना खुद का जो सबसेट होता है। लेकिन अगर बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ए से कम है लेकिन है ए वाले एलिमेंट, तो फिर बाद में बी सबसेट होएगा ए का। फिर बाद में अब आगे जाते हैं, तो फिर बाद में अगर हमने ये देखा एलिमेंट सेम हो यानी कि ए और बी दोनों इक्वल सेट हो, तो फिर बाद में हम कह सकते हैं कि बी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, या फिर ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कम हो ए से, यानी कि बी के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ए से कम हो, तो फिर बाद में इस केस में हम कह सकते हैं कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसके अंदर बी के अंदर ए से कम एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा सेम के केस में इम्प्रॉपर सबसेट। फिर बाद में आता है सुपरसेट। बेसिकली अगर बी के अंदर हमने एक एलिमेंट उठा के बी को बनाया है, बी इज इक्वल टू 1,2,3, ये ऐसे एलिमेंट उठा के, तो बी एक का क्या हो गया, बी इज सबसेट ऑफ ए। और यही हमें ये लिखना हो कि ए का बी के साथ में क्या रिलेशन है, तो ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ये हो जाएगा रिलेशन। फिर एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमें दे रखा है ए के इज इक्वल टू 1,2,3,4,5, तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल है। अब बेसिकली हम अलग से बना के तो देखेंगे कि नहीं, 1,2,3, 1,2,2,1 ऐसे बहुत लंबा पड़ेगा और कभी नहीं पाएंगे अगर ज़्यादा बड़ा दे दिया गया तो। इसलिए इसके में एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 2 की पावर n। यहाँ पे n ए के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 5, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 32 सबसेट प्रेजेंट है। इसे एक छोटी वैल्यू लेके चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक एलिमेंट लिया है अकेला 1, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, बी इज इक्वल टू 1, एक तो ये सबसेट हो गया, और एक बी इज इक्वल टू कुछ नहीं को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ये बी इज इक्वल टू खाली, या फिर इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं। ये नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल भी डिनोट यूज में लेते हैं। तो एक तो नल सेट और ये एक 1 एलिमेंट वाला, 2 की पावर 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 सबसेट है, यानी कि वेरीफाई हो गया कि ये फॉर्मूला भी सही है। फिर बाद में को टाइप का आता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, आप किसी भी एलिमेंट को इमेजिन कर सकते हो वो सेट में होगा, जैसे कि 1.5, 2.333, √3, 17.83, यानी कि जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट होएगा। यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि यूनिवर्सल सेट में ना आए, जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं वो सभी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। फिर बाद में आता है इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ है।
यहाँ पे कम्प्लीमेंट का अलग मतलब है, इससे हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ये डंडा साक लगा के, या फिर इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं और ए ये। अब इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो भी एलिमेंट्स है वो सभी प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट में से, उस सेट में से हमें ए वाले जो एलिमेंट्स है उन्हें हटा देना है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट माइनस एक एलिमेंट, मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1,2,3 है, ये माइनस हो जाएंगे 1,2,3। तो ये करने के बाद में अब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होंगे, आप कोई भी नंबर इमेजिन कर लो वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होएगा आप भी, सिवाय 1, 2 और 3 के। और अब ये यूनिवर्सल सेट नहीं रहा क्योंकि इसमें 1,2,3 प्रेजेंट नहीं है, तो अब ये यूनिवर्सल सेट भी नहीं है। अब इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम के थ्रू भी, तो फिर बाद में हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर बना लो या कोई भी शेप बना लो। अब इसके अंदर हम जनरली सर्किल से, स्क्वायर से, किसी भी शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में है ए, और ये बॉक्स जो हो गया ये हो गया यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब अगर ए का कोई सबसेट होएगा बी, तो वो बी अगर ए का सबसेट है तो वो इस बाउंड्री के इनसाइड में होएगा, यानी कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, चाहे तो ए के बराबर हो सकता है, लेकिन ए की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। अगर उसने ए की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तो वो भी ए का सबसेट नहीं होएगा। और ये जब हम ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, तो फिर बाद में हम इसके अंदर ए के इस वाले पोर्शन को, यानी कि ए सेट के अंदर जो पोर्शन आ रहा है उसे हटा दो, और ये बाकी का जितना भी एरिया है ये पूरा इसमें आ जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट में। इस टाइप के ये वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में जनरली। फिर बाद में आता है इंटरसेक्शन। मान लीजिए ये हमारे पास में दो सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। हमसे ये पूछा जाएगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि सेट ए में सेट बी प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा ए के अंदर जो एलिमेंट्स है प्लस बी के अंदर जो एलिमेंट्स है माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए ये ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं इसे। ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी दोनों को जोड़ देना है हमें कि दोनों के अंदर जोड़ के इस एरिया में कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। तो फिर बाद में ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये वाला हिस्सा। अब ये हमने माइनस क्यों किया, तो सबसे पहले हमने ए लिया, ये वाला हिस्सा एक बार आ गया ये वाला, फिर बाद में हमने बी लिया तो ये वाला सेम टू का सेम हिस्सा दो बार ऐड हो गया, एक बार तो ये ए के अंदर आ गया, एक बार बी के अंदर, यानी कि हमें लाना तो ये एक बार ही था लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइम आ गया, इसलिए इसे माइनस करते हैं। इसलिए हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही हम ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। इससे हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब सेट के अंदर एक और सिंबल यूज होता है कि ये वाला सिंबल का मतलब होता है कि ये इस एलिमेंट को कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ए, इस सिंबल के अंदर हमने लिख दिया 1,2,3,4, तो इसका मतलब है कि जो सेट है उसके अंदर ये 1,2,3,4 एलिमेंट प्रेजेंट है। ये हमने यहाँ पे इस सिंबल का यूज में भी लिया है। इसका मतलब एक्स के अंदर नेचुरल नंबर्स है और ये वाली कंडीशन भी अप्लाई होगी, उन वाले एलिमेंट्स को एक्स कंटेन करता है। तो फिर बाद में इस सिंबल का मतलब होता है कंटेन, और अगर हम इस सिंबल को काट दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि नॉट कंटेन्स। फिर बाद में अब सेट कई लॉ फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला लॉ होता है कि
आइडम पोटेंट लो, आइडम पोटेंट लो, यानी कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। मान लीजिए ये ए का एरिया है, ए इस एरिया में और इस एरिया के टोटल को, यानी कि इस एरिया में इन दोनों एरिया में क्या कॉमन है, यही एरिया है। मान लीजिए हमने पेन से डार्कन कर दिया इस एक एरिया को, वापस इसी एरिया को डार्कन कर दिया, तो टोटली तो हमारे पास में यही सर्कल डार्क हुआ ए का, यानी कि इज इक्वल टू ए। और एक अगला होता है आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी लो। मान लीजिए हमने इस सेट ए का यूनियन कर दिया किसी नल सेट के साथ में, तो ये हमेशा ए के बराबर होएगा। नल सेट यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें वेन डायग्राम में। तो फिर बाद में उसका यूनियन करने पे हमारे पास में यही आएगा, किसी भी नंबर में 0 जोड़ने पे वही नंबर आ जाता है वापस। फिर बाद में आता है कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो। कम्यूटेटिव लो कहता है कि हम ए यूनियन बी को बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर ए और बी दोनों को हमें सेट करना है। अब हम बी से सेटिंग स्टार्ट करके ए को सेट करें, बी और ए दोनों के हिस्से को, तब भी वही बात पड़ेगी। यानी कि ये सेट के अंदर कुछ नियम्स होते हैं। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, वही बात है। फिर बाद में था एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव। इसके अकॉर्डिंग आप ए यूनियन बी यूनियन सी को ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट वाला चेंज किया है। पहले इन दोनों को यूनियन करके के साथ में यूनियन करो, या इन दोनों का करके। फॉर एग्जांपल ए बी और सी तीनों का यूनियन करना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले ए और बी को अंडरलाइन कर दिया, ये शेड कर दिया, फिर बाद में सी को शेड कर दिया, या फिर पहले बी और सी को शेड कर दिया फिर ए को शेड कर दिया, आखिर में ओवरऑल शेडेड एरिया तो सेम ही आएगा। तो फिर एसोसिएटिव लॉ हो गया कि ब्रैकेट ऐसे हम चेंज कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेम टू का सेम यही कहता है कि अगर हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करें, या फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करें, तो फिर बाद में रिजल्ट हमारे पास में सेम नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। तो फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप जैसे कि आपके पास में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इससे आप ये नहीं लिख सकते ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि अगर ये सेम सिंबल हो तो आप सिंपली कर सकते हो ब्रैकेट को चेंज, लेकिन सिंबल अलग अलग हो तो ये बेसिकली ए यूनियन बी मल्टीप्लाई होगा। तो हम इस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन में ए यूनियन सी, इस टाइप से लिख सकते हैं। यानी कि ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, बीच में ये वाला सिंबल आएगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर बाद में लास्ट है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो फिर बाद में ये लॉ बेसिकली क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। वेरीफाई कर लेते हैं, ए बी इन दोनों का यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर बाद में ये एरिया आ जाएगा शेडेड अनशेडेड पोर्शन, ये वाला। अब ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम पहले अकेले ए का, तो फिर बाद में आ जाएगा ये एरिया। अब हमने इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन विद बी के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये ए है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में बी भी इंक्लूड होएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में ए भी इंक्लूड होएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो फिर बाद में ए के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला एरिया नहीं आया था, ये हट जाएगा। बी के कॉम्प्लीमेंट में ये एरिया नहीं आएगा, ये हट जाएगा। तो फिर बाद में हमारे पास में बचेगा क्या, ये वाला एरिया।
फॉर एग्जांपल इस वाले को क्लियर डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये ए का एरिया हट गया है। फिर बाद में हमारे पास में बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये बी का एरिया भी हट गया है। तो फिर बाद में क्या आ गया, यही सेम टू का सेम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फिर बाद में ये डी मॉर्गन्स लॉ भी हो गया वेरीफाई।